जहाँ तक खिलाड़ीलाल बैरवा है, पूर्व में कांग्रेस पार्टी के मंत्री के रूप में रह चुके हैं, काफ़ी पदों पर रह चुके हैं और जहाँ तक लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब वो उनकी जो बात करते हैं, कह सकते हैं कि हम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली के अनुसार नहीं चल पा रहे। उनकी कहना है कि मैं उनकी कार्यशैली के साथ नहीं चल रहा हूं। हालांकि उन्होंने जो पत्र देखा जा रहा है, पत्र में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ जो उनके से घटनाक्रम हुए हैं और देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत को कोसने का काम भी किया है। तो अब देखना होगा क्या जो खिलाड़ीलाल बैरवा का जो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, तो क्या वास्तव में अब इस्तीफा देने के बाद कौन सी पार्टी किस ऊँट करवट पहनता है, करवट बैठता है, ये देखना जाएगा। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि खिलाड़ीलाल बैरवा का जो पद है बिल्कुल गरिमा का पद था, देखा जा रहा था। परंतु अब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जाते हैं, ये देखने का एक विचार देखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये भी मुद्दा सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब वो किस पोस्ट पे आते हैं, क्योंकि हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है जो गोविंद सिंह डोटास ने स्पष्ट पहले भी कर दिया, मीडिया के सामने भी स्पष्ट कर चुका है कि किसी पार्टी में कोई भी आए इससे हमें कुछ नहीं है और अब रेवड़ी बांटने का काम नहीं है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि खिलाड़ीलाल बैरवा अब वापस कांग्रेस में कम बैक करते हैं। हालांकि सचिन पायलट गुट से माने जाते हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये देखना होगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे या कोई अन्य पार्टी भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखने के बाद हमारे सहयोगी भी है, साथ में है, उनसे बात करेंगे। सर, खिलाड़ीलाल बैरवा है, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, तो उनका नेक्स्ट कदम क्या रहने वाला है? देखिए, नेक्स्ट कदम क्या रहने वाला है ये थोड़ा सा डाइसी है कहना, लेकिन उन्हें किया क्यों ये तय है। हम जानते हैं कि पानी में तेल नहीं मिल सकता, है ना। और जो वैचारिक तौर पर उनका कहना है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाते, तो ये बात स्पष्ट करती है कि वो आगे कहाँ जाने वाले हैं। इस बीच आप देखेंगे कांग्रेस के भीतर, क्योंकि आप लीलाधर अच्छी तरह से कांग्रेस को कवर करते हैं, आपको पता है कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। आजकल आपने देखा है कि पावर डायनेमिक्स और पावर की जो स्ट्रगल है कांग्रेस के भीतर जो चल रही है, उसमें एक दूसरा गुट वो ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खिलाड़ीलाल बैरवा को यहाँ पे एक स्कोप दिखता है। खिलाड़ीलाल बैरवा जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के उनको वैसा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं देता और ना ही बीजेपी के लिए वो वैसे फ़ायदेमंद साबित हुए। उनका खुद के कुछ एक निजी काम थे जो ज़रूर इस बीच में कुछ फलीभूत होते हुए और उसका कुछ फ़ायदा मिलता हुआ उनको दिखाई दिया, लेकिन इससे ज़्यादा वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ दे पाए और भारतीय जनता पार्टी उनसे कुछ ले पाए, ये चुनावों के अंदर पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अब खिलाड़ीलाल बैरवा अपना भविष्य देखना चाहते हैं। उनका अपना भविष्य कांग्रेस के एक युवा नेता में दिखाई दे रहा है जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, और उनको लगता है कि उनके रास्ते वो कांग्रेस में एक बार फिर से जगह बनाएंगे और जब जगह बनाएंगे तो उनको उस तरह का फायदा मिलेगा जो वो राजनीतिक तौर पर चाहते हैं कि उनका भविष्य जैसा रहे। स्वप्निल भी जुड़ गए साथ में एक पेपर के साथ में जो आया है। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल से कहा कि जब खिलाड़ी बैरवा है अपनी कह सकते हैं कि राजनीतिक नैया को पार करने के लिए अब नए युवा नेता की तलाश में कर रहे हैं। परंतु जहां तक जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटास ने स्पष्ट शब्दों कह दिया है कि पार्टी में कोई आए या जाए, हमें पार्टी में फर्क नहीं पड़ता और पार्टी कोई रेवड़ी बटने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर डोटासरा कुछ भी कहें, लेकिन वो उस इलाके की राजनीति को समझते हैं। वहाँ खिलाड़ीलाल बैरवा कांग्रेस से जब कांग्रेस में रहे हैं तब तक कांग्रेस को फायदा कराने का काम उन्होंने किया है। डोटासरा अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि खिलाड़ीलाल बैरवा के साथ में वो मिक्स एंड मैच नहीं होते किसी भी तरीके से, कुछ भी उनका सेटलमेंट खिलाड़ीलाल बैरवा के साथ में बैठ नहीं सकता। लेकिन खिलाड़ीलाल बैरवा, बड़ी बात यह है कि डोटासरा की तरफ भी नहीं देख रहे और वो गहलोत साहब की तरफ भी नहीं देख रहे। वो जिस तरफ देख रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो सचिन, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, वो सचिन पायलट की तरफ देख रहे हैं। उनको सचिन पायलट के जरिए अपनी वापसी का इंतजार है और अगर वो सचिन पायलट के थ्रू वापसी करते हैं तो उनको पता है कि उनका भविष्य अच्छा रहने वाला है। और बीजेपी में ऐसे भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं जहाँ पे उनको अपना स्कोप लगता नहीं है। एससी वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पहले कहा, कोई फायदा उनसे मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। धौलपुर का लोकसभा चुनाव, धौलपुर करौली का जो लोकसभा चुनाव था, वहाँ आपने देखा बीजेपी वो सीट हारी। उनको लग रहा था खिलाड़ीलाल बैरवा के वजह से उनको बहुत सारे एससी वोट्स मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक बड़ी सीट उनके हाथ से निकल गई। पूर्वी राजस्थान में खिलाड़ीलाल बैरवा भारतीय जनता पार्टी के उस डायनेमिक में ना वो फिट बैठते हैं और ना खिलाड़ीलाल बैरवा की डायनेमिक्स में बीजेपी फिट बैठती है। तो ये चीज़ पहले मैंने बोला था, तेल और पानी का मेल था जो करने की कोशिश की गई थी, जो बैठा नहीं। अब उनको सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं दूर कहीं क्षितिज से वापस से उगते हुए, और इसलिए अब वो उस सूर्योदय की तरफ देख रहे हैं।
हमारे साथ स्वप्निल जुड़ गए। स्वप्निल, जो लेटर में दिया गया इसमें कांग्रेस का कोर्स ने काम किया है। अभी अपने अपनी आपस में बात भी हो रही थी, चाहे वो अशोक गहलोत की बात हो, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की बात हो, बीजेपी से तालमेल नहीं खा रहा, क्या कहना चाहिए? ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी नहीं खैर, यही खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्या है। देखिए, अब अगर आप देखेंगे ये खुला पत्र है, ओपन लेटर दिया गया है। ओपन लेटर कब दिया जाता है? आप कोई चीज हाइड आउट नहीं रखना चाहते हैं, आप वो सारी बातें जो मेरे दिल में है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं। इसके जरिए वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो उनके कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच गया है। उन्होंने जाहिर तौर पर उनके समर्थकों से 1-to-1 बातचीत तो नहीं की होगी, उन्होंने एक फैसला लिया है। उनके साथ जितने कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए उन सभी को ये मैसेज ओपन लेटर के जरिए उन्होंने दे दिया है, और बीजेपी से भी दुश्मनी नहीं पाली है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर आपको बधाई और शुभकामनाएं। मदन राठौड़ के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी और यहां से शुरुआत की। इसके बाद वो सीधे पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कोसते हुए नजर आते हैं। उनका यह कहना है कि चौथी बार सीएम बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को बाहर निकालने का प्रयास किया। अगर आप आगे जाएंगे तो उनका यह कहना है कि पायलट साहब के गुट के लोगों के फोन टेप करवाए। अब यह फोन टेप एक ऐसा प्रकरण है जो कि अशोक गहलोत के पीछे हाथ धोकर लग चुका है। लोकेश शर्मा लगातार उनके लिए कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे वो आगे ये भी कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके के साथ मुझे भी पार्टी से निकाला गया। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि उनको दरअसल पार्टी के भीतर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया, षड्यंत्र कर उन्हें निकाला गया, और ऐसे और भी लोगों की ओर वो इशारा कर रहे हैं जो खिलाड़ी लाल बैरवा के हिसाब से निकाले गए हैं। उनका यह मानना है कि ये सारा जाल, ये सारी साजिश जो बुनी गई वो अशोक गहलोत की ओर से बुनी गई। खास बात देखिए, आप वो बीजेपी को बाय बाय करते हुए भी एक अपील कर रहे हैं। बीजेपी से ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं इन 4 पॉइंट्स पर भी आप जांच करवाएं। जो अंतिम 6 महीने में अशोक गहलोत की सरकार ने जो फैसले लिए थे 4 बिंदुओं पर करें। सबसे पहला बिंदु वो कह रहे हैं जिले बनाना। आप देखिए, बीजेपी इन जिलों को बनाए जाने के पीछे समीक्षा करवा रही है। हो सकता है नंबर्स घट जाए या चेंज हो जाए, डायनामिक्स कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो उस बात को पूरी तरह से भुना रहे हैं। सामाजिक बोर्ड बनाना, फोन टैपिंग मामला और अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा वाला जो मामला है, उनका यह कहना है कि जो अंतिम 6 महीने में फैसले लिए गए गहलोत सरकार द्वारा, उनको इस पैमाने पर भी आप जांचें, परखें और उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में निर्णय लें। अशोक गहलोत को सीधे सीधे वो आप ये कहिए कि कड़वा बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि जगह बदल बदल कर 2 बार अपने बेटे को जीत नहीं दिला पाए, इससे उनके प्रति जनता की भावना साफ दर्शाती है। तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रति अपना बैर जाहिर कर रहे हैं। और जैसा कि राहुल थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप देखिए हाल के दिनों में अगर आप एनएसयूआई का फंक्शन अगर आप देखते हैं या उसके अलावा सचिन पायलट की एक्सेप्टेंस देखते हैं, तो एक बार फिर सचिन पायलट के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह उस तरह का नजर आ रहा है जब पीसीसी चीफ वो हुआ करते थे। उनके पीछे युवाओं की भीड़ थी। एनएसयूआई के फंक्शन में एक बार फिर उन्हें सीएम बनाने की मांग उठी। वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, टीकाराम जूली भी थे, लेकिन मंच लूट ले गए थे सचिन पायलट। प्रोटोकॉल के लिहाज से उन्होंने सबसे लास्ट में बोला। राहुल ने इस बात को नोट किया था। अगर राहुल 2 मिनट के लिए यहां पर आएंगे तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, राहुल ने इस बात को सबसे पहले नोट किया कि एनएसयूआई का फंक्शन चल रहा है। बाद में मैंने एनएसयूआई के कुछ लोगों से पूछा कि सचिन पायलट ने लास्ट में बोला है, प्रोटोकॉल किस तरह से सेट किया, तो उनका यह कहना था कि हमने उन्हें चीफ गेस्ट बना दिया था और इस लिहाज से वो प्रोटोकॉल में लास्ट आ रहे हैं। लेकिन देखने वालों ने देख लिया कि मंच पर सबसे लास्ट में सचिन पायलट बोले हैं। वहां पर युवाओं ने जमकर उनके पक्ष में नारे भी लगाए, भावी सीएम भी बताया। और जब यह सारा घटनाक्रम हो रहा है तब खिलाड़ी लाल बैरवा बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर मतलब साफ है कि अब वो वापस एक बार फिर सचिन पायलट के साथ, सचिन पायलट के पीछे खड़े नजर आएंगे। वो सचिन पायलट के उद्भव को देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। हालांकि डायरेक्ट कोई संकेत आला कमान की तरफ से नहीं आया। राहुल से अगर एक सवाल मैं ले पाऊं, राहुल, उस दिन जब अपन ने नोट किया, जब आपने नोट किया कि सचिन पायलट से लास्ट में बुलवाया गया है, वो भी अपने आप में एक इशारा तो होता है। पॉलिटिक्स आखिर इन्हीं इशारों को तो रीड करती है। जब हम खिलाड़ी लाल बैरवा के ओपन लेटर को रीड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपने ये चीज़ क्लियर ही कर दी कि सचिन पायलट को सबसे, जब हमने लास्ट में बोलते हुए देखा तो हम ये चीज़ समझ गए थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है उनको एनएसयूआई ज़्यादा वेटेज दे रही थी। उस पूरे के पूरे सम्मेलन में तमाम बड़े नेता आप देख पाएंगे वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर टीकाराम जूली थे, नेता प्रतिपक्ष हैं। वहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट को आखिर में बुलाना, ये प्रोटोकॉल किस हिसाब से सेट किया गया, ये सवाल था जो मन में कौंधा कि साहब सचिन पायलट लास्ट में क्यों बोल रहे हैं। एनएसयूआई सचिन पायलट को, एनएसयूआई वो यूथ विंग है जो आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। वहाँ सचिन पायलट की एक अलग एक्सेप्टेंस है। आने वाले वक्त में जब 5 साल बाद में चुनाव होंगे तो यही यूथ और यही युवा आपको दिखेगा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए वोट करते हुए दिखाई देंगे। एनएसयूआई जिस चश्मे से और जिस नज़रिए से सचिन पायलट को देख रही है वो फ्यूचरिस्टिक है, उसमें भविष्य दिखाई देता है। और यही
खिलाड़ी लाल बैरवा भी देख रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा का नाम ऐसा ही खिलाड़ी नहीं है, वो खेल खेलना जानते हैं, उनको खेल खेलना आता भी है। हालांकि कुछ समय से, पिछले लंबे वक्त से वो कहते हैं ना राजनीति में बर्फ में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बर्फ से कभी बाहर निकलेंगे तो निकलने का रास्ता उनको सचिन पायलट से दिखाई देता है। जो दूसरी बात है जो मैं टीकाराम जूली, उनको स्टैंड आउट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। विधानसभा में हम आप देखते हैं तो नेता प्रतिपक्ष का जो रुआब होना चाहिए वो अपने साथ लेकर टीकाराम जूली नहीं चल पाए हैं। बार बार उनके बोलने के तरीके को लेकर बीजेपी आ गई कि भाई आप बार बार खड़े हो जाते हैं, आप बार बार बोलने लगते हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष एक इतनी कद्दावर पोस्ट होती है, जब वो खड़े हो तो पूरे सदन को सुनना होता है, वो दहाड़ता है। ऐसे में टीकाराम जूली के अगेंस्ट गोविंद सिंह डोटासरा को भी मोर्चा संभालना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि पार्टी एक ऐसे पर्सन को चाह रही है या उसकी कमी महसूस कर पा रही है जो एक वॉइड को फिल कर पाए। ले दे के उनके पास बहुत ज्यादा चारा बचता नहीं है। हालांकि पीछे की रणनीति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन खिलाड़ी लाल भैरवा ये सारी बातों को भांप रहे हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल खिलाड़ी लाल बैरवा यूं भाप रहे हैं कि खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस बीच जो एससी राजनीति देखी है, वो एससी वर्ग से आते हैं और टीकाराम जूली भी एससी वर्ग से आते हैं। उनको लगता है कि एससी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप कांग्रेस के भीतर इस बार है और अगली बार के चुनाव में वो जगह उनको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कहते हैं बिल्ली के भाग का चीका फूटता है, वो चीका उनके भाग का फूट सकता है अगर वो सचिन पायलट के साथ। और सचिन पायलट को भी इस चीज़ का इंतजार है। सचिन पायलट, हाँ बिल्कुल, वो गए 18% अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आयोग को मैं वैधानिक दर्जा की बात कर, क्या क्या गलत। अब ये उनके ये सीधी सीधी दर्शाता है कि वो एससी वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जिस तरह से कांग्रेस ने एससी वर्ग के साथ में या फिर जो संविधान की बात करते हुए एससी वर्ग को टारगेट किया, वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ गया। अब इनको लगता है मेरे लिए जगह बीजेपी में बस्ती नहीं, लेकिन उन्होंने इस छाछ को बड़े फूक फूक के पिया है। उन्होंने बीजेपी को सीधे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अभी अभी वो एक किसी बड़े मामले से बच करके बाहर निकले हैं। कल को अगर मान लीजिए फाइलें वापस खुल जाती हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो अभी वो जो पीछे जिस पुल से वो आए हैं नदी क्रॉस करके इस तरफ, या आए हैं या आएंगे या आ सकते हैं, वो उस पुल को उड़ाना नहीं चाहते, वो उस पुल को बरकरार रखना चाहते हैं। कल को अगर कहीं एस्केप डोर चाहिए हो तो उनके पास बीजेपी में जाने का रास्ता फिर बचा रहे। अगर उनको बचना हो तो बचने का रास्ता खुला रहे उनके पास में। तो वो इसी स्ट्रेटजी पर चलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये एक डिफेंसिव ऑफेंस है जो मुझे दिखाई दे रहा है। वो ऑफेंसिव भी है पर वो ऑफेंस भी है, नहीं एक खुला ऑफेंस भी है। जो मैंने आपको बताया कि अंतिम 6 माह में गहलोत सरकार ने जो फैसले लिए उनकी समीक्षा 4 बिंदुओं पर करें। बीजेपी कह रही है जिला बनाने में आपने हड़बड़ी करी। जिला बनाने को अपना मास्टर स्ट्रोक गहलोत बता रहे थे, कांग्रेस मानती थी हमारा मास्टर स्ट्रोक है, और उस मास्टर स्ट्रोक को ये सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं कि भाई इस बिंदु पर भी आप देखो। फिर वो कह रहे हैं सामाजिक बोर्ड बनाने, इसके अलावा क्योंकि आपको याद होगा गहलोत राज में अंतिम 6 महीनों में कुछ बोर्ड्स बनाए गए और कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई बोर्ड को बनाने को लेकर। इसके अलावा फोन टैपिंग मामला तो है ही, लेकिन खास बात अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा वाला मामला जो उन्होंने मांग उठाई थी, वो चाहते हैं कि इन्होंने नेग्लेक्ट किया इन चीजों को, इस कास्ट डायनामिक्स को बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया। और आप इस बात पर फोकस करें। वो बीजेपी को दरअसल आगे बढ़ने की एक रास्ता दिखाते हुए भी इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी नहीं खैर। मेरा डिफेंसिव ऑफेंस कहने का पीछे का मतलब यही था। वो डिफेंसिव खुद को लेके हैं बीजेपी के नजरिए से, ताकि उनको आगे जाके कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ऑफेंसिव वो अशोक गहलोत को लेकर है। वो लगातार हमले अशोक गहलोत पर करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि डोटासरा के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए कोई ऐसा रास्ता खुल पाए कि जहां बाहें फैला करके उनका वेलकम हो कांग्रेस के अंदर, या फिर कोई दूसरा रास्ता वो निकालने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो बाहर चले गए और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां बसपा का भी एक लंबे अरसे तक प्रभाव रहा है। तो वो भी एक रास्ता हो सकता है जहां वो जाकर के अपनी राजनीति को। राहुल, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जो केंद्रीय राजनीति देखी जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तो जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पार्टी चेंज करते जा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी वापस कांग्रेस, जहाँ तक कयास लगा जा रहे हैं, तो क्या क्या मायने रखता है वास्तव में जो राष्ट्रीय राजनीति में, क्या मायने रखता है? खिलाड़ी लाल बैरवा का राष्ट्रीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव है। खिलाड़ी लाल बैरवा एक इलाके के पॉलिटिशियन है और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको माना जा रहा था कि वो बारूद है जो सुलगेगा, लेकिन वो गीला रहा। समझ रहे हैं? वो फुस रहा, वो गीला, उस भी बोल सकते। हाँ, वो गीला बारूद रहा। उससे कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं हुआ और ना ही कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में खिलाड़ी लाल बैरवा को हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे को कहना चाहिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की या फिर उनसे फायदा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों को नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा तेल में पानी नहीं मिलता है। ठीक वही चीज़ रही और खिलाड़ी लाल बैरवा आप सोचते हैं कोई दूसरा रास्ता निकालें जहाँ से फायदा हो पाए, लेकिन
बीजेपी को चोट पहुंचाए बिना या उनको कोई दिक्कत दिए बिना, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि अगर वहाँ दिक्कत हुई तो दिक्कत उन्हें भी हो सकती है। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई दिक्कत हो भविष्य में, इसलिए खिलाड़ी लाल बैरवा बड़ा डिफेंसिव ऑफेंस खेल रहे हैं। जैसा कि स्वप्निल बता रहे थे कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक की नहीं खैर, उनका जो मोर्चा एक के खिलाफ खुला हुआ है और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो दुश्मन के दुश्मन में ही अपना दोस्त खोज रहे हैं और वहां से वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना चाहते हैं अगर कोई बात बनी इन फ्यूचर तो। पार्टी में यदि वापसी होती है, आपने कहा कि अशोक, अब स्पष्ट हो गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, तो क्या वापसी अशोक गहलोत के बिना हो सकेगी? नहीं हो सकती। जब तक गोविंद सिंह डोटासरा पावर में हैं पार्टी को लेकर के, उनके जब तक उनके हाथ में पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद में डोटासरा जैसे व्यक्ति उनको किसी भी तरीके से पार्टी में आने की इजाज़त देंगे, या पावर डायनेमिक्स जब बदलेगा या पार्टी एक दूसरे लेवल पर जाएगी, किसी और के हाथ में पार्टी आएगी जो एनएसयूआई देख रही है। अगर ऐसा हुआ तो, अभी अगर मगर है, उस डाइसी स्थिति में अगर पासा वो पड़ जाता है जो वो चाहते हैं, तो इनकी वापसी के रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दूसरे पावर सेंटर के रूप में सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सचिन पायलट हमेशा दूसरे पावर सेंटर थे, तभी तो किसी के लिए इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे थे और उसी दूसरे पावर सेंटर को खत्म करने की कोशिश हुई। और सचिन पायलट को जब वो तरजीह नहीं मिली, तब उन्होंने उस दूसरे पावर सेंटर का दूसरी तरह से इस्तेमाल करने का। बहुत शुक्रिया आपका अन्य सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को लेकर